मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए सही, गुमराह तो वो है जो अपने घर से निकला नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश ने जिस तरह से पिछले 15-20 सालों में खेलों के क्षेत्र में हमने काम किया है, वर्ष 2003-04 में मध्य प्रदेश का जो खेल युवा कल्याण विभाग का बजट 2 से 5 करोड़ होता था, आज वो बढ़कर लगभग 1000 करोड़ हो गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग में उन्होंने कहा कि ये जो शिशु लिंगानुपात मध्य प्रदेश में गिरा है, इसको बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। खास और जो अभिभावक जिनको ये चिंताएं थी कि हमारे बच्ची अगर जन्म लेगी तो उसका देखरेख कौन करेगा, उसकी पढ़ाई की चिंता, उसकी शादी की चिंता, उसके जीवन यापन की चिंता कौन करेगा, इन तमाम चिंताओं को दूर करने का एक योजना बनी, वो लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के बाद केवल मध्य प्रदेश में ही 45 लाख बच्चियों का जन्म का कारण बना। और हमारे जो मुख्य विषय जो 2001 में जो हमारी जो शिशु लिंगानुपात गिरकर लगभग 850 तक पहुंच गई थी, आज पुनः वो 950-952 तक पहुंच गई है। आज अगर हम देखते हैं कि पिछले 3 साल में अगर बैंकों के द्वारा किसी क्षेत्र को अत्यधिक लोन्स दिए गए हैं, वो एमएसएमई क्षेत्र है। 50,000 से लेकर 50 लाख तक का आपका इस क्षेत्र में अगर आप कोई भी अपना एंटरप्राइज अपना यूनिट लगाते हैं तो हम उनको 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये 5% तक हो जाता है। मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो स्ट्रगल है और मेरी जो सफलता है बहुत मायने नहीं रखता जब तक मैं अपने जैसे और भी लोगों को तैयार ना करूं। युवाओं के पास इतना है कि हम दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लें। 2001 के आईएएस बैच के जो अधिकारी हैं पी नरहर जी आज हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। जब एमपी में किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना का नाम आता है और उसका श्रेय अक्सर आपको दिया जाता है। तो कैसे देखते हैं कि इसके लिए क्या माइंड में आपके आया, क्या दिमाग में आया कि इसको लागू करने के लिए? देखिए, 2001 में जो जनगणना हुआ था, सेंसस हुआ था, उसमें चौंकाने वाली बातें कुछ आई हैं। उसमें मुख्य रूप से जो शिशु लिंगानुपात है, पूरे देश भर में शिशु लिंगानुपात की स्थिति बहुत गिर गई थी। 1991 की तुलना में 2001 में शिशु लिंगानुपात भारी मात्रा में गिरा था, और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का और खासतौर पर शिशुओं का देखा जाए तो बच्चियों का जो लिंगानुपात है अत्यधिक गिर गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2006 में जब मैं महिला बाल विकास का परियोजना संचालक रहा और हमारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ हम लोगों की एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि ये जो शिशु लिंगानुपात मध्य प्रदेश में गिरा है, इसको बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम ऐसा कोई योजना लाए जो समाज में परिवर्तन लाए, समाज को एक जिन विषयों के संदर्भ में बच्चों के तारतम्य में एक चिंता रहती है, उसका समाधान करने का हम कोई योजना लेकर आए। तो उस समय फिर हमने लगभग 1 साल इस विषय पर काम किया। हमने कई राज्यों में जाके देख के आए, और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल बेल्ट जहाँ पर सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात में गिरावट आई थी, उन जिलों में, उन गाँवों में जाके लोगों से चर्चा किए। और इसके साथ ही हमने स्टेक होल्डर्स, यानी कि हमेशा कोई योजना जब बनती है, योजना या नीति बनने से पहले उससे संबंधित जो लोग हैं, चाहे वो एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, या फिर महिला और बाल विकास से संबंधित ऐसे लोग, इन सब के साथ हम लोगों ने कई मर्तबा चर्चाएं की। और फिर हमको लगा कि हमें एक बच्चियों के जन्म के लिए प्रोत्साहन देने का कोई योजना लाना चाहिए, और इस तरह से बना योजना लाडली लक्ष्मी योजना, जो मैं समझता हूं कि 1 साल के मेहनत के पश्चात जब 1 अप्रैल 2007 को इसको लागू किया गया था, तो इसको बहुत ही अच्छे से पूरे मध्य प्रदेश में स्वागत हुआ। खास और जो अभिभावक जिनको ये चिंताएं थी कि हमारे बच्ची अगर जन्म लेगी तो उसका देखरेख कौन करेगा, उसकी पढ़ाई की चिंता, उसकी शादी की चिंता, उसके जीवन यापन की चिंता कौन करेगा, इन तमाम चिंताओं को दूर करने का एक योजना बनी, वो लाडली लक्ष्मी योजना। और आज लगभग 15 साल के
इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के बाद केवल मध्य प्रदेश में ही 45 लाख बच्चियों का जन्म का कारण बना। और हमारे जो मुख्य विषय जो 2001 में जो हमारी जो शिशु लिंगानुपात गिरकर लगभग 850 तक पहुंच गई थी, आज पुनः वो 950-952 तक पहुंच गई है। ये इस योजना की बहुत बड़ी सफलता रही है। और यही नहीं, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बनाया गया ये योजना लगभग 15 राज्यों ने इसको कॉपी किया, अलग अलग नाम से अपने अपने राज्यों में इस योजना को लागू किया गया और पूरे देश में यह योजना काफ़ी सफल योजना के रूप में उभर कर आई। जब हम एमएसएमई की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोरोना काल के बाद में ये स्थिति सबसे ज़्यादा उभर के आती है कि लोग जब नौकरियां छूट रही थी, शहरों से लोग गांव की तरफ आ रहे थे, तो अपने छोटे छोटे धंधे खोलने के प्रयास में थे। तो इसको लागू करना और हर युवा को या अवसर देना, उसका लाभ देना कितना मतलब सकारात्मक रहा, या फिर हम कहाँ तक पहुँच पाए उसमें? देखिए, एमएसएमई लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हमारे जो इकॉनमी के लिए रीढ़ की हड्डी जैसी है। लगभग 27 से लेकर 30% हमारे जो देश का जीडीपी है उसमें एमएसएमई उद्योग कंट्रीब्यूट करते हैं। और कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग देने वाला, यानी कि जॉब्स देने वाला, एम्प्लॉयमेंट देने वाला अगर कोई एरिया है वो एमएसएमई एरिया है, वो एमएसएमई क्षेत्र है। तो एमएसएमई क्षेत्र निश्चित ही कोरोना के समय बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, लेकिन भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसएमई विभाग को, एमएसएमई क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ावा दिया, अत्यधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। और आज अगर हम देखते हैं कि पिछले 3 साल में अगर बैंकों के द्वारा किसी क्षेत्र को अत्यधिक लोन्स दिए गए हैं वो एमएसएमई क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस, जिसको हम सब्सिडी कहते हैं, हमने आज दिनांक तक, यानी कि आज मैं बैठा हूँ, आज दिनांक तक जितना असिस्टेंस हमको ऐसे उद्योगों को देना है उन सबको 100% हमने उनको राशि जारी कर दिया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार कितना गंभीर है एमएसएमई उद्योगों के क्षेत्र में। एमएसएमई यूनिट्स जो लगाते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनका वापस कोरोना के बाद अपने पैरों पे एमएसएमई उद्योग, एंटरप्राइजेस यूनिट्स खड़े हो जाए, उसके लिए भरपूर प्रयास किया है। हमने देखा है कि जब भी देश के प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित करते हैं तो वो नौकरी की बात न करके छोटे उद्यमों को बढ़ावा देते हैं और अक्सर दोनों हाथों को, युवाओं के दोनों हाथों को काम देने की बात करते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल इस चीज़ को देखते हैं, गांव देहात में जाते हैं, तो अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें कि इधर शहरों में दूध की कमी है, लेकिन उधर गांव के किसान को दूध का सही पैसा नहीं मिलता है। हमने कई जगह ऐसे देखा मध्य प्रदेश के अंदर कि जब युवाओं ने दूध के एटीएम लगाए, तो क्या ऐसी योजना एमएसएमई के जो लाभ है क्या उस तक खुद चल करके जाता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वह सही राह नहीं पकड़ पाता है और आप तक पहुंच नहीं पाता है एमएसएमई के। नहीं, डेफिनेटली। देखिए, इसलिए हमने मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लागू किया है। और 2 साल से जब ये योजना लागू की गई थी, हमने ये प्रयास किया है कि छोटे से छोटे उद्योग से लेके, छोटे से छोटा यूनिट से लेके आप उद्योग लगाइए, आप धंधा करिए, आप अपना सर्विस सेंटर लगाइए। 50,000 से लेके 50 लाख तक का आपका इस क्षेत्र में अगर आप कोई भी अपना एंटरप्राइज, अपना यूनिट लगाते हैं, तो हम उनको 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये 5% तक हो जाता है। प्रति माह हम लोग जितने भी आवेदन किसी भी बैंक में आते हों, अब हमने ये बैंकिंग के जो आवेदन हैं, जितने भी स्वरोजगार, रोजगार से संबंधित योजनाओं का समस्त करके एक सिंगल पोर्टल बनाया है कि आपको किसी बैंक में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कियोस्क, कोई भी हमारा गांव देहात में एमपी ऑनलाइन सेंटर होता है, वहाँ जाके आप अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं और वो सीधा बैंक में पहुँच जाएगा। और बैंक में आपको कोई दस्तावेज लेके जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जितने भी स्वरोजगार, रोजगार से संबंधित योजनाएं, चाहे वो राज्य सरकार के हो, केंद्र सरकार के हो, सभी हमने इस पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है।
और प्रति माह, हर माह के अंत में जितने आवेदन हमारे पास पहुंच गए हैं, यानी कि बैंकों के पास पहुंच गए, उन सबको क्लियर करा देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं किसी न किसी जिले में पहुंचते हैं और वहां पर इन तमाम आवेदनों का एक साथ निराकरण किया जाता है। और इस तरह से लगभग 2 से 3 लाख आवेदन प्रति माह, लगभग 2 से 3 हज़ार करोड़ के आवेदन हम स्वीकृत करा रहे हैं। तो ये निश्चित ही ये बहुत बड़ा पहल है जो स्वरोजगार के क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इसका प्रभाव भी हम गांव देहात के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हमने हाल ही में देखा कि जब देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आते हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल्स का जो प्लांट का उद्घाटन किया गया, उसे सौगात देते हैं। लेकिन इससे खासतौर पे मध्य प्रदेश के युवाओं को कितना लाभ मिलने वाला है, रोजगार के कितने अवसर पैदा होने वाले हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी बीना में जो रिफाइनरी का बहुत बड़ा लगभग 49,000 करोड़ का वहाँ पे यूनिट का शुभारंभ किया। हमेशा कोई भी बड़ा ऐसा, जिसको हम कहते हैं ऐसा एंकर यूनिट कहते हैं। एंकर यूनिट का तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसा बहुत बड़ा यूनिट लगता है, वो एंकर की तरह काम करता है, यानी कि वो केंद्र बिंदु की तरह काम करते हुए उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स खुलने के लिए संभावना बन जाती है। तो मैं समझता हूँ कि 49,000 करोड़ का ये जो यूनिट यहाँ स्थापित हुआ है, उतना ही वॉल्यूम का 50,000 करोड़ के वहाँ पे कैपेसिटी रहेगा कि वहाँ पे छोटे उद्योग, मझले उद्योग, ऐसे मध्यम उद्योग लगने की पूरी संभावना बन जाती है। और कोई बड़ा यूनिट छोटे यूनिट्स के बिना चल ही नहीं सकता है। तो इस तरह से एक दूसरे को परस्पर सहयोग के साथ ही बड़ा एंकर उद्योग और छोटे उद्योग चलते हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले 5 साल में आप देखेंगे कि उस एरिया के आसपास अनेकों ऐसे छोटे उद्योग लगेंगे। इसके बावजूद अगर मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगारी के लिए सरकार पर ठीकरा फोड़ता हो या फिर यहाँ की नीति और नीयत पर ठीकरा फोड़ता हो, तो ऐसे युवाओं को क्या कहेंगे? क्योंकि अक्सर सरकार पर ही सवाल खड़े होते हैं जब कोई बेरोजगार किसी चौराहे पर खड़े होकर के रोजगार की दुहाई देता है। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए सही, गुमराह तो वो है जो अपने घर से निकला नहीं। मैं युवाओं से यही कहूँगा कि आपका मंजिल आपको मिलना है तो आपको घर से निकलना होगा। ये इतने सारे जो योजनाएं, इतने सारे जो सौगातें और इतने सारे जो संभावनाएं मध्य प्रदेश सरकार दे रहा है, आप जाके संबंधित विभागों से पूछ तो लीजिए। किसी इंडस्ट्री के ऑफिस में जाके पूछिए कि कौन कौन से उद्योग लगाने की संभावनाएं हैं, कौन से ऐसे रियायतें मध्य प्रदेश सरकार दे रहा है, भारत सरकार कितना आपका सहयोग कर रहा है। आप अनुसूचित जाति से है, जनजाति से, आप महिला है, आप ओबीसी क्षेत्र से, आप माइनॉरिटी है, आप जनरल है, आपके लिए कितने सारे ऐसे योजनाएं हैं जो आपको अगर आप चाहते हैं, आपके पास अगर चाह है तो राह हमने पैदा करके दिया हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में आप अगर मान लिया ऑफिस ही नहीं पहुंचे हैं, आप कम से कम गूगल पे सर्च तो करिए। आप हमारे वेबसाइट पे आके एमएसएमई विभाग के वेबसाइट पे जाके देख लीजिए कि हमने आपके लिए कौन सी योजनाएं बनाई। आप हमारे स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे जाके देखिए हमने कितने सारे आपके नवीन आइडियाज़ के लिए हमने कितने सारे ऐसे योजनाएं बना के रखा है। तो मैं मानता हूँ कि ये सब संभावनाएं हमने निकाल के रखा है, युवाओं को आगे आके उसका लाभ लेना चाहिए। हमने मध्य प्रदेश सरकार में एमएसएमई के साथ में आप खेल एवं युवा कल्याण विभाग से भी सचिव हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में आप युवाओं को कितना मौका देखते हैं कि अगर गांव तक जो व्यक्ति है जो अक्सर मिट्टी में खेलता है, उसको एक सही स्टेडियम या फिर सही ट्रेनर नहीं मिल पाता है, ऐसे में हम उसको क्या अपनी योजनाओं से प्रोवाइड करा पाते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश ने जिस तरह से पिछले 15-20 सालों में खेलों के क्षेत्र में हमने काम किया है, वर्ष 2003-04 में मध्य प्रदेश का जो खेल युवा कल्याण विभाग का बजट 2 से 5 करोड़ होता था, आज वो बढ़कर लगभग 1,000 करोड़ हो गया है। तो इसका आप मायना लगा सकते हैं कि कितनी वृद्धि, कितना इम्पोर्टेंस खेल युवा विभाग को मध्य प्रदेश शासन ने दिया है। और मुख्य रूप से आप देखेंगे कि आज के हमारे जो स्टेडियम्स बने हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, आप हमारा इक्वेस्ट्रियन एकेडमी हो, शूटिंग एकेडमी हो, हमारे हॉकी स्टेडियम्स हो, इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स हम लोगों ने बनाया है।
और निश्चित ही आप जैसे बोल रहे हैं कि गांव से लेकर अगर भोपाल तक, इन स्टेडियम्स तक, इन एकेडमीज तक अगर युवाओं को आना है तो डेफिनेटली जो है, जो मिट्टी में खेल रहा हुआ व्यक्ति जिसके पास प्रतिभा है, जिसके पास हुनर है, उसको वहाँ से निकलकर हमारे अकादमिकों तक पहुँचना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन कर रहे हैं। अभी 15 सितंबर से प्रारंभ हुआ खेलो एमपी यूथ गेम्स में हमने जनपद लेवल यानी कि ब्लॉक लेवल से लेके जिला लेवल, जिला से लेके संभाग, संभाग से लेके राज्य स्तर तक उन खिलाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे और आगे चलकर उनको हमारे जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बनाने की जो अकादमियां हैं उस वहाँ तक लेकर आएंगे। इसके अलावा हम मुख्यमंत्री कप हो, विधायक कप हो, और आज हम देख रहे हैं कि लगभग सभी संभाग लेवल पे हमारे इन स्टेडियमों का निर्माण हम करते जा रहे हैं। मेरा यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेटली अनुरोध ये है कि जितने भी ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, युवा हैं, खिलाड़ी हैं, आपको हमारे अकादमियों तक पहुँचने का पूरा प्रयास करना होगा, क्योंकि अकादमी जो है ना, जिसको एक पर्टिकुलर लेवल तक जिसके पास हुनर है उसको निखारने का वहाँ पे प्रोग्राम चलाया जाता है। तो हमारे ये जो पूरे प्रयास है, आप देख रहे हैं कि हाल ही में अगर हॉकी में हमको ब्रॉन्ज मिला तो उसमें मध्य प्रदेश का एक खिलाड़ी रहा। आज जब हम बात कर रहे हैं तो एशियन गेम्स चाइना में होने वाले हैं, प्रारंभ हो गए हैं। हमारे अगर हॉकी, महिला हॉकी टीम देखा जाए, उसमें से 4 से 5 लड़कियां हमारे मध्य प्रदेश के हैं। हम बहुत जल्दी पूरे देश भर का जो फुटबॉल खिलाड़ी है, लड़कियां हैं जो अंडर 19 है, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम मध्य प्रदेश में कराने का पूरा व्यवस्था बना रहे हैं। ऐसे ही नहीं, हम चाहे वो शूटिंग के क्षेत्र में हो या फिर हम जैसे मैंने बताया फुटबॉल या फिर अन्य गेम से संबंधित, तो जूडो का हमारा सबसे बड़ा सेंटर मध्य प्रदेश में निर्मित है। तो इतने सारे फैसिलिटीज़ हम क्रिएट करते जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले सालों में आप देखेंगे कि अगर भारत को किसी भी क्षेत्र में मेडल्स मिलेंगे, उसमें सर्वाधिक मध्य प्रदेश के बच्चे रहेंगे। मैं एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि आपके इस संघर्षमय जीवन से हजारों नहीं लाखों युवाओं ने प्रेरणा ली है और आज भी आप उसमें रुचि रखते हैं। मतलब आप एक अच्छी जगह पर होने के बावजूद भी उन बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं, उनको सिखाने और उन्हें पढ़ाने में आप रुचि रखते हैं। तो और उसका परिणाम भी है कि लगभग 400 से ज़्यादा एक टॉप सरकारी पदों पर आपके बच्चे हैं। तो ऐसे में कहाँ देखते हैं कि इतनी सारी जिम्मेदारियां संभालते हुए और पूरे प्रदेश की चिंता करते हुए, जनता की जनहित की योजनाओं पर चिंता आप करते हुए ऐसे युवाओं पे आप फोकस करते हैं, क्या सोच करके ऐसा करते हैं? देखिए, हम जैसे मैं एक गाँव से निकला हूँ, तेलंगाना के गाँव से निकल कर हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे पापा टेलरिंग का काम करते थे, वहाँ से निकलकर हम आईएएस जैसे अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़ा और सबसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो स्ट्रगल है और मेरी जो सफलता है बहुत मायने नहीं रखता जब तक मैं अपने जैसे और भी लोगों को तैयार ना करूँ। तो मैं इसी बात को लेकर प्रयास करता हूँ कि एक मोटिवेशनल स्पीकर की हैसियत से, एक इंस्पिरेशनल व्यक्तित्व के हैसियत से हम कितने लोगों को और जो ख़ास तौर पर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और जिनके पास हुनर है, जिनके पास प्रतिभा है, लेकिन उनको कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा मार्ग पकड़ने से हम अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसी विचार को दृष्टिगत रखते हुए मैं अपना जो फ्री टाइम रहता है, ख़ासतौर पर छुट्टियों का दिन हो, उसका पूरा भरपूर उपयोग करते हैं और हम मार्गदर्शन देते रहते हैं। और निश्चित ही इससे हमको बहुत संतुष्टि मिलती है कि हम कई लोगों को सही दिशा दे पा रहे हैं। और युवाओं को आज बहुत मार्गदर्शन की आवश्यकता है। प्रतिभाओं की अपार संभावनाएं हैं, प्रतिभा अपने यहाँ युवाओं के पास इतना है कि हम दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लें। तो हमें सही डायरेक्शन देने की आवश्यकता है और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में सफल हुए, उन सबको आगे आना चाहिए और इस तरह का काम करते रहना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कुछ युवा
राह से भटक जाते हैं या फिर हताश हो जाते हैं और मतलब जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? सही गाइडेंस न मिलना, शिक्षक की कमी या फिर गार्जियंस की कमी? आप कहाँ कमी मानते हैं? ये मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी की कमी है कि किसी न किसी को ऐसा व्यक्ति, ऐसा युवा जो भटकता है, उसको या तो अभिभावक, अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स या समाज में कोई न कोई दिशा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्टेज होता है युवाओं में, ये हर किसी के लाइफ में आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमको समाज को आगे आना चाहिए। समाज में जो भी व्यक्ति है जिसके पास समय है, एनर्जी है, मार्गदर्शन दे सकता है, उसको आगे आना चाहिए। और इस दिशा में अभी अवेयरनेस लेवल्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। पहले अवेयरनेस की कमी थी। लोग ऐसा मानते थे कि ऐसा अगर मैं किसी मानसिक रूप से जो है मैं सही नहीं हूँ तो मैं किसी के पास जाऊँ तो लोग क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे। लेकिन अवेयरनेस लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं और लोग अब अपने विचारों को व्यक्त करते जा रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से युवाओं से ये अनुरोध है कि आपको जो भी अच्छा लगे, आपको जो आप सबको सही गाइडेंस दे सकता है, उनसे खुल के बात करिए। और निश्चित ही आपके जो दौर है ये बहुत लिमिटेड टाइम का दौर है। ये जो मानसिक रूप से जो समस्याएं रहती हैं, ये बहुत कम समय के लिए किसी के साथ रहते हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो उस दौर में अगर कोई ना कोई उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता है तो निश्चित ही वो उस समस्या से ही बाहर निकल जाता है। तो ये हम सबको मिलकर करना चाहिए।